वीडियो है वो है 7 फरवरी 2022 को 6 फरवरी को कई सेट में एग्ज़ाम हुए थे। उसमें से 7 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसका साइंस का पेपर है। इसके सीडीपी के पेपर, सोशल साइंस के पेपर हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उनको देख सकते हैं। 2018-2019 का पेपर भी करा दिया गया है। तो साइंस का जो क्वेश्चन 7 फरवरी को पूछा गया था उसके 30 क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों की तैयारी मैक्सिमम हो चुकी होगी क्योंकि पेपर में बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अगर अभी भी नहीं हुई है तो आप लोग एनसीईआरटी के जो संक्षिप्त एनसीईआरटी की जो समरी होती है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जितना भी टाइम हो सके आप 1 घंटा ही, लेकिन आप कंटेंट को भी ज़रूर दीजिए, तो आपका पेपर सॉल्व करने में जितना ही ज़्यादा मिस्टेक हो रही हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानवों में सेलुलोज समृद्ध भोजन रुक्षांश का एक स्रोत क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 7th की बुक में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। ये चैप्टर मैंने करा भी दिया है लेकिन इस टॉपिक को नहीं कराया है, तो ये टॉपिक भी हम लोग आगे देखेंगे। 61 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है जाएगा वो मानवों में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होता है। ये केवल जो घास खाने वाले एनिमल होते हैं ना, उनमें ही सेलुलोज के पाचन के लिए एंजाइम होता है, इसलिए वो कर पाते हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मानवों में सेलुलोज समृद्ध भोजन रुक्षांश का एक स्रोत है। क्यों है? क्योंकि मानवों में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होता है। 61 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो लाइक करने से हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हमें भी खुशी मिलती है क्योंकि हमने जो स्ट्रगल किया है, हमारे समय में ऑनलाइन कुछ भी अवेलेबल नहीं था। सीटेट के पेपर जब हम दे रहे थे तो हम सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी किए हैं और उसी बेसिस पे मैं आप लोगों को करा भी रही हूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस सेल्फ स्टडी आदमी खुद करता है ना, तो वो सारी चीज़ों को पढ़ता है और समझता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसी प्रॉब्लम्स को, उसी एक्सपीरियंस को मैंने अपने वीडियो में शेयर भी किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, दो सम गिलासों ए और बी में समान आयतन और जल से अधिक घनत्व की धातु की 2 गेंदें एक्स और वाई पूर्णतया डुबोई गई। एक्स का द्रव्यमान वाई से 3 गुना है। ठीक है, दोनों गिलासों में से किसमें जल का स्तर अधिक होगा। तो इंग्लिश में भी दे रखते हैं, 2 मेटल बॉल्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम वॉल्यूम इनके सेम है, विथ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर आर फुली सबमर्ज इनटू 2 आइडेंटिकल ग्लासेस ए एंड बी। मास ऑफ एक्स इज 3 times than that of y. In which of the 2 glasses will level of water be greater? The level of water will be greater in A. Level of water will be same in both A and B, or level of water will be greater in B. Level of water does not depend on density of ball. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जो जल का स्तर है ए और बी दोनों में एक समान होगा। यहाँ पे आयतन यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे जल का स्तर भी जो होगा दोनों में इक्वल होगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड आर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म। तो इन जो एक्स वाई जेड का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है उससे कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा ये बताना है। तो कौन सा यौगिक बनेगा इसमें से जिसके एक्स वाई अगर जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी वाई और जेड। ठीक है, वाई और जेड। देखिए, वाई का भी एक तरीके से 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 और 6 का बन जाएगा, तो एक और बचेगा। तो यानी 1 1 दोनों ही कॉलम उसमें है, आउटर में।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 अतिसार से पीड़ित बच्चों को पोलियो की बूंदें नहीं पिलानी चाहिए। S2 पोलियो की बूंदें अतिसार की वजह से निकल जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो इंग्लिश में अगर आप देखिए, पोलियो ड्रॉप्स शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। डायरिया से जो पीड़ित बच्चे हैं उनको पोलियो की बूंदें नहीं पिलानी चाहिए। पोलियो ड्रॉप्स आर एलिमिनेटेड ड्यू टू डायरिया। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे S1 और S2 दोनों सही हैं और S1 S2 की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीवेज। सीवेज के मामले में देखना है। सीवेज ट्रीटमेंट आपके क्लास 7th में दिया हुआ है। तो मल जल के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो जीवाणु संक्रमण, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, कार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, नाइट्रेट, फास्फोरस, हैजा, पीड़कनाशी और खसरा। तो ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर जो 1 है यानी ए का 3rd, जीवाणु संक्रमण, हैजा, अकार्बनिक अशुद्धियों में आ जाएगा आपका नाइट्रेट और कार्बनिक अशुद्धियों में आ जाएगा आपका पीड़कनाशी, जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में पेस्टिसाइड्स। ठीक है, कार्बनिक अशुद्धियों में आप क्या आ गया पेस्टिसाइड्स और पोषक तत्व में आपका हो गया फास्फोरस, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं आर्टरीज और वेन्स और वो, इससे आपको फिल करना है और इस लाइन को कंप्लीट करनी है। हैव थिन वॉल्स एंड हैव अ थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर इन, वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन दैट हेल्प द ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये सर्कुलेशन चैप्टर से दिया गया है ये, और सर्कुलेशन चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो उसको समझ के, अगर आप समझ के चीज़ों को पढ़ेंगे चैप्टर को, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी शिराएं पतली भित्ति की होती हैं और धमनियाँ मोटी लचीली भित्ति की होती हैं। धमनियों में उच्च रुधिर जो है उच्च दाब पर प्रवाहित होता है और शिराओं में कपाट उपस्थित है जो रुधिर को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ए में शिरा, बी में धमनी और सी में भी धमनियाँ और डी में शिराओं। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द मटेरियल कुड बी यूज एज अ फ्यूज। तो फ्यूज के रूप में कौन सा पदार्थ एक फ्यूज के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। मटेरियल्स के नाम दी गई हैं, उनकी कंडक्टिविटी यानी चालकता दी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो फ्यूज के रूप में क्या यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे 67 का ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, सी, जिसकी चालकता 67 और 232 उसका गलनांक हो। ठीक है, तो वो पदार्थ एक फ्यूज के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। 4 टेस्ट ट्यूब्स आर टेकन। टेस्ट ट्यूब ए कंटेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मिल्क, टेस्ट ट्यूब बी कंटेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, टेस्ट ट्यूब सी कंटेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैलामाइन एंड टेस्ट ट्यूब डी कंटेन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आमला यानी गूसबेरी। What color is expected when a piece of red litmus paper is dropped in each test tube? अब ये अम्ल क्षार लवण जो चैप्टर है क्लास 7th में उससे लिया गया है, और अभी मैंने कुछ ही दिन पहले 1-2 दिन पहले शायद इसकी वीडियो एसिड बेसिस एंड साल्ट की वीडियो डाली है, जिसमें अब मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को वो चैप्टर एक्सप्लेन किया है। अगर वो चैप्टर देख लेंगे तो आपको ये खुद ही क्लियर हो जाएगा।
कि रेड लिटमस पेपर पे क्या प्रभाव पड़ता है और ब्लू लिटमस पेपर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो 4 परखनलियाँ ली गई हैं। परखनली ए में दूध का जलीय विलयन है, परखनली बी में ग्लूकोज का जलीय विलयन है, परखनली सी में कैलामाइन का जलीय विलयन है और परखनली डी में आंवले का जलीय विलयन है। कौन से रंग अपेक्षित है जब प्रत्येक परखनली में लाल लिटमस पेपर का टुकड़ा डाला जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी लाल यहाँ पे लाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लाल रहेगा। कैलामाइन में जाते ही वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और आंवला भी एसिड ही है, एसिड इसलिए यहाँ पे भी रेड ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो एसिड बेस में रेड लिटमस पेपर का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, अब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का अनुप्रयोग नहीं है। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, विद्युत चुंबकत्व या यशदीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का इफेक्ट अनुप्रयोग नहीं है, इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द राइट आंसर यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ पेरिस्कोप। निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रत्ययों में से किसका प्रदर्शन परिदर्शी द्वारा किया जाता है। प्रकाश का बहुपरावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या कुल आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसके। तो राइट आंसर जो है वो यहाँ पे आपका वो है प्रकाश का बहुपरावर्तन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर आप लोग भी अपने क्वेश्चन चेक किया करिए कि हमारे कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हो रहे हैं, या कौन सा अगर क्वेश्चन अगर आपका मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये किस टॉपिक से है, उस टॉपिक का एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट पढ़िए और उस कॉन्सेप्ट को अभी के अभी आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अभी पेपर तो हुआ नहीं है ना, पेपर होने में भी टाइम है। तो आज हमको अगर ये क्वेश्चन फंसा, आज ये प्रश्न समस्या हमारे सामने आई, तो आज इसका यहीं पे समाधान कर ले ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे आगे गलत ना हो। तो यही तरीका होता है अपनी तैयारी को मजबूत बनाने का, कोई अलग से कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है। जब हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिस टॉपिक पे गलत हो रहे हैं उस टॉपिक पे हमें अभी टाइम है तो हम मेहनत कर लेंगे, और इससे पहले वाले क्वेश्चन जो आपके सही हो रहे हैं उस पर तो हमारा कमांड है ही। तो ये चीज़ें होती हैं और इसी तरीके से अपनी तैयारी को और मजबूत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर पता चल गया, प्रकाश का बहुपरावर्तन, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लेबोरेटरी, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स अभी तक, जब आप लोग टेस्ट दे रहे हैं या जैसे भी दे रहे हैं, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, तो उसमें किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 70 का हो गया। 71 जो है वो देखते हैं। प्रयोगशाला में एक परखनली में लिए गए जल को शीघ्र या जल्दी उबालने के लिए अनीता को चावल में के कौन से क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए, काला क्षेत्र, पीला क्षेत्र, नीला क्षेत्र, या तो नीला क्षेत्र या पीला क्षेत्र। तो आपको जो ज्वालावाल इसमें आपको 7th क्लास में ही ये भी है, तो मतलब आपकी 7th क्लास की जो बुक है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या सही है। इसमें जो नीला क्षेत्र होता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 71 का ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी नीला क्षेत्र, ब्लू जोन, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर।
इसमें से निम्नलिखित जो विलयन है उसमें से अम्लीय गुणधर्म नहीं दर्शाते हैं किसमें? कर्ड यानी दही, ग्लूकोज, अल्कोहल या एमिनो एसिड। तो कोई दो ऑप्शन सही है इसमें जो नहीं दर्शाते हैं अम्लीय। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए एसिड बेसिस जो चैप्टर है यहीं से पता चल रहा है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर को देख के ही जब हम पेपर सॉल्व करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों को समझ के देखना चाहिए कि किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये तो करंट के पेपर हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं, वो सारे पेपर करा रही हूँ। तो इससे ये भी पता चलता है कि कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, किस क्लास की एनसीईआरटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही सब चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ा पेपर को समझने में हेल्प करती हैं। और अभी जब तक भी एक दिन भी समय बचा हो तो मैं कहती हूँ कि एक दिन भी क्यों ना बचा हो, अगर हमारा कॉन्सेप्ट कहीं फंस रहा तो हम उसको तैयार करेंगे। सिर्फ मॉक टेस्ट देना थोड़ी मतलब होता है, सिर्फ मॉक टेस्ट कर रहे हैं, हमें पढ़ें, कॉन्सेप्ट तैयार ही नहीं है, तो वो सही नहीं है। चीज़ों को जहाँ जहाँ गलत हो रहा है उस क्वेश्चन पे वर्क करिए, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ डालिए कि इससे इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारा नहीं छूटेगा। तो ये चीज़ होती है तैयारी, सेल्फ जो तैयारी होती है वो ये होती है। जब अगर कोई पढ़ा रहा तो बात ही अलग है, ट्यूशन में कोचिंग वगैरह की हैं तो अलग चीज़ें हैं। तो 72 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, बी और सी, यानी ग्लूकोज और अल्कोहल। ठीक है, तो ये विलयन अम्लीय गुणधर्म नहीं दर्शाते हैं। बी और सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। सिल्क रेशम बनाने की जो प्रक्रिया है, रेशम के उत्पादन के चरण हैं, उसी को सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, बाद में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले है, इंग्लिश में देख लेते हैं। ककून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड इन वाटर। फीमेल्स सिल्क मॉथ ले एग्स। द लार्वा और सिल्क वर्म आर केप्ट इन क्लीन ट्रे along with fresh mulberry leaves, or after 20 eggs are warmed to a suitable temperature for larva to hatch. After 25 to 30 days caterpillars stop eating and start spinning cocoons. Fibers are taken out from the cocoons. तो सबसे पहला ऑप्शन तो पहले हो ही नहीं सकता क्योंकि cocoon जब बनेगा तब तो उसमें से रेशे फाइबर्स निकाले जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता पहला। तो सबसे पहले किस चीज़ को रखा जाएगा भाई? तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर 4, यानी जो पहले फीमेल सिल्क जो होगी वो अंडे देगी। सीधी सी बात है, पहले अंडा ही नहीं आया तो उससे कैसे फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या आएगा, जो एग होंगे उनको वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच, तो डी आ जाएगा। आफ्टर दैट आपका सी, लार्वा को, अब लार्वा आ गया तो लार्वा को सिल्क वर्म आर केप्ट इन ए क्लीन ट्रे अलॉन्ग विथ फ्रेश मलबरी लीव्स में रखा जाता है। उसके बाद आपका आएगा ई, आफ्टर ईच 25-30 डेज कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। ठीक है, फिर ए आएगा, अब ककून आ गया तो यहाँ पे ककून अंडर केप्ड अंडर द सन और बॉयल्ड इन वाटर, और उसके बाद फाइबर्स टेकन आउट फ्रॉम द ककून्स। तो जो ककून आया नहीं तो पहला ए तो रख ही नहीं सकते थे, तो ये आपका है राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फाइबर वाले चैप्टर से लिया गया है, तो उस चैप्टर को भी अगर नहीं आ रहा है तो पढ़ लीजिएगा। जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन को पद जुगाली दिया गया है जो इंगित करता है भली प्रकार चबाए और पूर्णतया पाचित भोजन को, भली प्रकार चबाए और आंशिक पाचित भोजन को, निगले गए और आंशिक पाचित भोजन को, या निगले गए और अपचे भोजन को। तो जुगाली जो टर्म है, यानी रूमिनेंट एनिमल्स में कर्ड इज द टर्म गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट विच इज, क्या होता है, प्रॉपरली च्यूड होता है एंड कम्प्लीटली डाइजेस्टेड होता है, प्रॉपरली च्यूड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, सॉलिड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, या सॉलिड एंड इनडाइजेस्टेड। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सॉलिड। पहले वो क्या करते हैं, निगल लेते हैं, एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, आंशिक पाचित भोजन को। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है।
You are provided with a solution with 4 solution: baking soda solution, salt solution, curd and sugar. Which of the following would you use to find the nature acidic of each solution? methyl orange, china rose, phenolphthalein, turmeric solution. तो बेकिंग सोडा विलयन, लवण का विलयन, दही विलयन। प्रत्येक विलयन की प्रकृति अम्लीय की क्षारीय की उदासीन है ज्ञात करने के लिए हमने किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो 1 से 2 ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जहाँ पे थोड़ा बातें छोड़ जाए वो प्रश्न ही छोड़ देना चाहिए। और मैं बता दूं आपको आंसर, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके और आप फिर उसके लिए वो करें, तो इससे अच्छा है कि उस क्वेश्चन को मैं कराऊं ही नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है ऐसा प्रकाश संश्लेषण की दौरान प्रक्रिया के दौरान नहीं होता है? पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा का संश्लेषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy into chemical energy, oxidation of carbon to carbon dioxide, reduction of carbon dioxide to carbohydrate। तो यहाँ पे क्या नहीं होता है ये पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। राइट आंसर हो गया आपका 76 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्री एंड्स ऑफ अ वायर सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल एंड अ स्विच आर कनेक्टेड वन बाय वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू? पहला ए है, कहता है कि ए वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, थिकनेस 5 मिलीमीटर, अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, थिकनेस 5 मिलीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन केस ऑफ ए, more heat will be produced in case of B, same amount of heat will be produced in both A and B, no heat will be produced in either A और B। एक सेल है और एक स्विच के एक परिपथ के तार के मुक्त सिरों को एक एक करके निम्नलिखित से जोड़ा गया है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लंबाई का है 5 मिलीमीटर मोटाई के एक तार से, 20 सेंटीमीटर लंबाई और 5 मिलीमीटर मोटाई के एक तार से। तो ए की घटना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी या बी की घटना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी? ए और बी दोनों की ऊष्मा की मात्रा समान मात्रा उत्पन्न होगी या ए बी किसी में भी कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी? तो राइट आंसर जो है आपका वो है बी की घटना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय ने प्लास्टिक की एक खाली बोतल रेफ्रिजरेटर में रखी। कुछ घंटों के पश्चात वह क्या अवलोकन करेगा? बोतल के अंदर दाब में वृद्धि के कारण बोतल विस्तारित हो जाती है। बोतल के अंदर दाब में ह्रास के कारण बोतल क्या होती है? कंट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। बोतल के अंदर दाब में ह्रास यानी कमी के कारण बोतल विस्तारित हो जाएगी, या बोतल में वायु की मात्रा में ह्रास के कारण बोतल संकुचित हो जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी बोतल के अंदर दाब में ह्रास यानी कमी के कारण बोतल जो है संकुचित हो जाएगी। द बॉटल विल कोलैप्स या कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द बॉटल, ठीक है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ it reflect, a convex lens always produce a real image, concave mirror can be used to produce an enlarged and erect image, when the size of the image formed by concave lens is smaller than the object the image orientation is erect। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? एक वस्तु तभी दृष्टिगत होती है जब वह प्रकाश का परावर्तन करे। एक उत्तल लेंस सर्वदा एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। एक आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। एक अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जब बिंब से छोटा होता है तो प्रतिबिंब का उन्मुखीकरण सीधा होता है। तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
एक लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, कमेंट करके बताइएगा आपके नंबर कितने आ रहे हैं साइंस के सेट पेपर में। और 79 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, ए और डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता। लिटमस पेपर केवल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति में रंग परिवर्तन दिखाता है। S1 S2 दोनों सही हैं, S2 S1 के लिए। तो राइट आंसर डायरेक्ट देखते हैं हम लोग, और जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 है आपका। यहाँ पे S1 सही है लेकिन S1 सही है लेकिन S2 जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चंस हमारे और बचे हैं। कक्षा में गति का शिक्षण करते हुए एक शिक्षक ने टिप्पणी की, न्यूटन का सिद्धांत बहुत छोटे और भारी निकायों से संदर्भित अवलोकनों की व्याख्या नहीं कर सकता। यह आइंस्टीन के आपेक्षिकी सिद्धांत द्वारा ही किया गया था। निम्नलिखित में से विज्ञान को प्रकृति के किस पहलू पर शिक्षक उपरोक्त में विशेष बल दे रहा है? यानी विज्ञान में आत्मनिष्ठा, विज्ञान में अनंतिमता, विज्ञान का सांस्कृतिक अंतस्थापन या विज्ञान की मूल्य उदासीनता। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी विज्ञान में अनंतिमता, टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए टीचर एंड हर स्टूडेंट आर डूइंग एक्टिविटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे एक्टिविटी करते। दे ऑब्जर्व दैट द बल्ब इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से कितने क्वेश्चंस आए हैं। सर्किट डिड नॉट ग्लो। द टीचर आस्क व्हाई डू यू थिंक बल्ब डिड नॉट ग्लो? व्हाट डू यू डू टू मेक इट ग्लो? विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज द टीचर्स ट्राइंग टू डेवलप एमंग हर स्टूडेंट? ऑब्जर्वेशन की, इन्फरिंग, हाइपोथेसाइजिंग, एक्सपेरिमेंटिंग। तो शिक्षक कौन सा कौशल का विकास करने का प्रयास कर रही है, इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे जो है वो आपका परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस जो है उसको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो परिकल्पना ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ऊष्मा का स्रोत उपस्थित नहीं है तो तापमान में कोई परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, विद्यार्थियों की इस वैकल्पिक अवधारणा चुनौती देने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कार्य योजना को अपनाएंगे? ऊष्मा एवं तापमान के संप्रत्यय पर आधारित एक समस्या दीजिए और सही उत्तर पर चर्चा कीजिए। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक ध्यानपूर्वक पढ़ने और उनके संप्रत्यय पर विचार करने के लिए कहिए। विद्यार्थियों को एक मिक्सर ग्राइंडर में कुछ मसाले पीसने का क्रियाकलाप करने और प्रक्रम के दौरान तापमान में परिवर्तन का प्रेक्षण करने के लिए कहिए। विद्यार्थियों को एक खाली प्लास्टिक की बोतल को कुछ घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने का क्रियाकलाप करने, प्रेक्षणों को नोट करने के लिए कहिए। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, विद्यार्थियों को एक मिक्सर ग्राइंडर में कुछ मसाले पीसने का क्रियाकलाप करने और प्रक्रम के दौरान तापमान में परिवर्तन का प्रेक्षण करने के लिए कहिए। ठीक है, तो ये हो गया 83 हो गया। अब 7 क्वेश्चन और हैं, और जितने भी लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपके साइंस में अभी जब आप टेस्ट देते हैं तो कितने मार्क्स तक आ जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका तैयार नहीं है, जिसकी क्लासेस आपको चाहिए। तो एनसीईआरटी की वो चैप्टर हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। भी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो चैप्टर, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है उस चैप्टर को ना पढ़ाया जा सके। तो कौन सा विज्ञान में अन्वेषण के संबंध में सही नहीं है? इनमें अवलोकनों का सामान्यीकरण होता है, निष्कर्ष निकालना होता है, इनमें वे केवल प्रयोगशाला कार्य होते हैं, इनमें चरों का नियंत्रण होता है। तो संबंध में सही नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी इसमें केवल प्रयोगशाला के कार्य होते हैं। ये ऑप्शन सही, ये बात सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान का एक रचनात्मक उपागम का अधस्थ अनुमान नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइंग assumption ऑफ अ constructivist approach science? Knowledge is actively constructed by learners. Social interaction in a cultural context is
important for construction of knowledge. Learners' naive ideas are scientifically incorrect and should be addressed. Concept formation in learners progress from concrete to abstract. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 85 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 7th की एनसीईआरटी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के निम्नलिखित उद्धरण पर विचार कीजिए। वन हमारा भविष्य। तिब्बू ने उन्हें बताया कि वन केवल वनस्पतियों एवं पशुओं का आवास नहीं है, बहुत से लोग भी वनों में रहते हैं, उनमें से विभिन्न जनजातियों के होते हैं। तिब्बू ने व्याख्या की कि ये लोग मुख्य रूप से वनों पर आश्रित है। वन से उन्हें भोजन, आवास, जल एवं औषधियाँ प्राप्त होती है। वनों में बहुत सी औषधीय वनस्पतियों के विषय में उन्हें पारंपरिक ज्ञान होता है। उपयुक्त उद्धरण विज्ञान के शिक्षण में के निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को उजागर करता है? वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने की विधियों को समझना, पर्यावरण से संबंध स्थापित करना, स्थानीय एवं वैश्विक दोनों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सौंदर्य बोध एवं सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना, विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 86 का ऑप्शन नंबर 3 यानी बी और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंट एज एन। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। यह कथन है, एक नियम है, सिद्धांत है, प्रेक्षण है या अनुरूपता है? तो ये क्या है आपका? एक एनालॉगी है यानी अनुरूपता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। वैज्ञानिक सिद्धांत असमवेय होते हैं यानी इनकमेंसरेबल होते हैं। एक सिद्धांत के वैज्ञानिक संप्रत्यय उसी सिद्धांत में निर्भर होते हैं जिससे वे संदर्भित होते हैं। तो क्या सही है इसमें? ऑप्शन देखते हैं डायरेक्ट। 88 का ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे वो सही हो जाएगा। S1 और S2 दोनों सही है और S1 S2 की सही व्याख्या है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बाकी हैं, उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की एक समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं बताता? तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 89 का ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पे, शिक्षार्थियों में समता के लिए शिक्षक एक समान शैक्षिक उपागम अभिकल्पित करता है यानी टीचर डिज़ाइन यूनिफॉर्म एजुकेशनल अप्रोच फॉर पैरिटी एमंग लर्नर्स। तो ये एक समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं बताता है। ठीक है, तो नहीं वाला ऑप्शन खोजना था, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है और सब तो सही है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को दाब का शिक्षण करते हुए आप निम्नलिखित में से किस प्रचलित वैकल्पिक अवधारणा सामना कर सकते हैं? गहराई के साथ तरल के दाब में वृद्धि होती है। वायु अंतरिक्ष में कोई वायुमंडलीय दाब नहीं है। तापमान के घटने के साथ गैस के दाब में वृद्धि होती है। दिए गए एक तापमान पर वायुमंडलीय दाब वायु के घनत्व के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी तापमान के घटने के साथ गैस के दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपके नंबर्स कितने आ रहे हैं साइंस में अभी जब आप लोग टेस्ट देते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।